नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट के यूनिट 3 के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह है वाचिक अधिगम में सम्मिलित संगठनात्मक प्रक्रियाएं या गुच्छन। आज की क्लास में हम यूनिट 3 के बारे के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि वाचिक अधिगम में कितनी संगठनात्मक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं या वाचिक अधिगम में गुच्छन कैसे होता है। देखिए, वाचिक अधिगम में सीखने के लिए शाब्दिक एकांशों का प्रयोग किया जाता है, निरर्थक पदों का प्रयोग किया जाता है और सार्थक पदों का प्रयोग किया जाता है। और वाचिक अधिगम में गुच्छन या संगठनात्मक उपायों को बात तब से किया जाने लगा जब से वाचिक अधिगम में पुनः स्मरण विधि और प्रत्याहान विधि पे जोर दिया जाने लगा या इस पे प्रयोग किया जाने लगा। अब हम देखते हैं कि संगठनात्मक प्रक्रियाओं से क्या तात्पर्य है। तो मेंडल 1972 कहते हैं कि संगठन से तात्पर्य वैसे मानसिक संरचना से होता है जो देखे गए यानी कि जो हमने देखा है या जो सीखा है एकांश घटना तथा विशेषताओं के बीच संबंध स्थापित होता है। यानी कि मेंडल का कहना यह है कि संगठन से तात्पर्य वैसे मानसिक यानी कि आपके दिमाग में जो संरचना बनता है किसी वस्तु व्यक्ति या घटना को लेकर उससे होता है जो आप देखे हैं या आप जो सीखे हैं। एकांशों के बारे में, घटनाओं के बारे में, विशेषताओं के बारे में, उन दोनों के बीच में क्या है संबंध स्थापित करना क्या होता है संगठन होता है। अब यह व्यक्ति दो तरह के संगठनात्मक उपायों को अपनाता है। पहला गुच्छन प्रविधि क्लस्टरिंग टेक्निक, दूसरा आत्मनिष्ठ संगठन प्रविधि जिसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक। गुच्छन प्रविधि क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि इसके शब्द से स्पष्ट होता है, गुच्छन मतलब गुच्छे के रूप में, ठीक है। इसमें एकांश जो होंगे गुच्छे के रूप में। देखिए, गुच्छन प्रविधि वह प्रविधि है जिसमें सीखने के लिए दिए गए शाब्दिक एकांशों के प्रत्याहान में प्रयोजों द्वारा जो संगठनात्मक प्रक्रियाएं होती है उनका आधार प्रयोगकर्ता द्वारा उन एकांशों की एक निश्चित श्रेणी से चुना जाता है या उन्हें आपस में संगठित करना होता है, ठीक है। गुच्छन प्रविधि दो प्रकार की होती है, पहला श्रेणी गुच्छन, दूसरा संरचनात्मक गुच्छन। यानी कहने के ये तात्पर्य है कि इसमें जो प्रयोगकर्ता होता है वो प्रयोजों को एकांश जब सिखाता है तो पहले कोई श्रेणी डिसाइड कर, कई श्रेणियां डिसाइड करता है कैटेगरी, उन कैटेगरी में से कुछ शब्दों को लेता है और कुछ शब्दों को लेकर गुच्छों के रूप में जब प्रयोग करता है या प्रयोज्य को जो वाचिक अधिगम कराता है तो उसे हम क्या कहते हैं गुच्छन प्रविधि। ये दो प्रकार की होती हैं, पहला श्रेणी गुच्छन कैटेगरी क्लस्टरिंग, दूसरा सहचारात्मक गुच्छन एसोसिएशन क्लस्टरिंग। तो देखिए, श्रेणी गुच्छन क्या है, जैसा कि इसके शब्द से स्पष्ट होता है कि इसमें विभिन्न प्रकार के श्रेणियों से कुछ शब्द लिए जाएंगे, लेने के बाद उनकी एक सूची बनाई जाएगी और सूची बनाने के बाद उसको यादृच्छिक क्रम में प्रयोजों को पढ़कर सुनाया जाएगा और सुनाने के बाद क्या है उसको कुछ समय के लिए समय दिया जाएगा, उसके बाद उसको क्या है प्रत्याहान करने के लिए कहा जाएगा। देखिए, इसके प्रतिपादक बोसाफिल्ड महोदय हैं। इसमें क्या होता है एकांशों के विशेष श्रेणियों के गुच्छन को श्रेणी गुच्छन कहा जाता है। एकांशों के विशेष श्रेणियों के गुच्छन को श्रेणी गुच्छन कहा जाता है। मतलब जो श्रेणी है उनमें से जो श्रेणी आप बनाए उनमें से ही 5-6 शब्दों को एक साथ आप जब मिला दें तो उसको गुच्छन कहा जाता है। जैसे देखिए, हमने क्या ले लिया, पहला कैटेगरी पशु का नाम हमको लेना है, तो पशु के नाम में हमने ले लिया 3-4 शब्द, कैट, लायन और उसके बाद डॉग, ये सब ले लिया, ये पशु के नाम हो गया। एक कैटेगरी है शहर के नाम में ले लिया, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, ऐसे ही ले लिया। पेशा प्रोफेशन क्या है, ठीक है, उसमें कोई टीचर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, उसके बाद सब्जी के नामों में ले लिया। तो इन कैटेगरी से इसमें क्या होता है बोसाफिल्ड ने इसको आधार बनाकर प्रयोग किया। इन्होंने प्रत्येक श्रेणी से 15-15 शब्दों को लिया और यादृच्छिक क्रम में पढ़कर प्रयोजों को सुनाया, फिर 10 मिनट अंतराल देकर प्रत्याहान करने को कहा गया। यानी कि बोसाफिल्ड महोदय ने क्या किया कि श्रेणी गुच्छन में विभिन्न प्रकार की श्रेणियों को पहले डिसाइड किया। तो इन्होंने 3-4 श्रेणी ले लिया, जैसे पशु का नाम, शहर के नाम, पेशा था सब्जी, और इन श्रेणियों में से इन्होंने 15-15 शब्दों को लिया। 15 शब्दों को ले लिया तो
60 शब्दों की एक सूची इनकी बन गई और उस शब्दों की सूची को इन्होंने प्रयोजक को यादृच्छिक क्रम में पढ़कर सुनाया और सुनाने के बाद 10 मिनट का इनको समय दिया गया और 10 मिनट का समय देने के बाद इनको प्रत्याहान को करने को कहा गया। तो जब प्रयोजक प्रत्याहान करने लगे तो देखा गया कि जो एक श्रेणी के या एक ही गुच्छे के एकांश या शब्द हैं उनका प्रत्याहान कर लेने के बाद तब प्रयोजक क्या है अगले श्रेणी का प्रत्याहान करता था। जैसे पहले प्रयोजक पशुओं के नाम पूरा बता लेता था तब जाके वो शहरों के नाम बताता था। तो इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि वाचिक अधिगम में श्रेणी गुच्छन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरा है सचारात्मक गुच्छन। यह गुच्छन क्या होता है, इसमें होता है कि देखिए साहचर्य स्थापित किया जाता है। सचारात्मक गुच्छन में जो शाब्दिक एकांश होते हैं वे स्पष्टतः किसी एक श्रेणी के नहीं होते हैं, ठीक है, इसमें एक श्रेणी के नहीं होते, परंतु उनमें ऐसा साहचर्य अवश्य होता है कि एक को सुनकर या देखकर दूसरे का प्रत्याहान किया जा सकता है। सचरात्मक गुच्छन में क्या होता है, इसमें जो एकांश होते हैं वो एक श्रेणी के नहीं होते हैं, लेकिन उनमें एक ऐसा संबंध जरूर होता है कि एक शब्द को आप देखेंगे आप पढ़ेंगे तो दूसरे शब्द के बारे में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, साचारात्मक गुच्छन। जैसे देखिए पेड़, सेब, मनन, चिंतन। आगरा का नाम लिया जाएगा तो अपने आप आपको जो है ताजमहल का याद आ जाएगा, ताजमहल आपके दिमाग में आ जाएगा। तो इसको साचारात्मक संबंध कहते हैं। इस पे जेनकिंस रूसेल 1955 तथा मार्शल एवं वाकर 1971 ने कई प्रयोग किए। इन्होंने क्या किया, इसी प्रकार के शब्दों की एक सूची बनाई, जैसे मनन, चिंतन, आगरा, ताजमहल से साचारात्मक। फिर उसको क्या किया, इन्होंने प्रयोजक को पढ़कर सुना दिया। फिर सुनाने के बाद केवल एक शब्द इसमें पूछा गया, दूसरा शब्द जो इससे साचारात्मक था उसको बताना था उनको। तो परिणाम में यह हुआ कि प्रयोजक जो है इसे सीखने की मात्रा में भी वृद्धि हुई। प्रयोजक इसे अच्छे से सीखता था और क्या है वो रुचिपूर्वक इसको सीखता था। तो ये सचरात्मक गुच्छन या सचरात्मक चीज़ जो है पढ़ाई में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। टीचर को हमेशा ऐसा एग्जाम्पल देना चाहिए जिससे बच्चा अपने आप को रिलेट कर पाए, इससे बच्चा चीज़ों को आसानी से समझ सकता है। दूसरा इसमें आत्मनिष्ठ। आत्मनिष्ठ मतलब अपने से संगठन प्रविधि, अपने से कार्य संगठित करने वाली प्रविधि। इसका प्रतिपादन टुल्विंग 1962 में किया। इसका मतलब होता है कि प्रयोजक शाब्दिक सूची में कुछ अपनी ओर से संगठनात्मक उपाय को ढूंढता है। जैसे कोई सूची आपने बनाकर के प्रयोग के सामने प्रस्तुत कर दी और उसको पढ़ के सुनाया, तो इसमें क्या करता है प्रयोजक जो होता है इसमें अपने से कुछ जोड़कर उस सूची को पूरा करता है। इसी को क्या कहते हैं हम, आत्मनिष्ठ संगठन प्रविधि कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने बात किया कि वाचिक अधिगम में गुच्छन क्या होता है या वाचिक अधिगम में समृद्ध संगठनात्मक प्रक्रियाएं कितनी होती हैं। इस क्लास का आपको हैंड रिटेन नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। अगले क्लास में हम बात करेंगे थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक जो हमारा है वाचिक अधिगम के निर्धारक क्या होते हैं, इसके संबंध में बात करेंगे हम। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत